बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद कलीम हैदर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपके हर पेपर का, चाहे वो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, सबसे जो पहला क्वेश्चन होता है दैट इज़ MCQ, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज हमने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना है। इससे रिलेटेड जितनी भी टिप्स हैं, जितने भी ट्रिक्स हैं, और वो भी रिसर्च बेस्ड, ऐसे नहीं अपनी तरफ से बनाए गए नहीं, रिसर्च बेस्ड जितने भी टिप्स और ट्रिक्स हैं आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। भाई ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप खुद से 100% मार्क्स ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ना सब्जेक्टिव तो तैयार करते हैं लेकिन इस MCQs वाले पार्ट को छोड़ देते हैं और उनका ख्याल है कि वहीं पे एग्जामिनेशन हॉल में, कुछ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में दाएं बाएं से देख लेंगे और दाएं बाएं वाला भी यही सोच के आता है कि वो दाएं बाएं से देख लेगा, तो इस तरह से नुकसान हो जाता है। आपने नुकसान से बचना है क्योंकि इस क्वेश्चन के ज़रिए अगर आप वीक स्टूडेंट हैं तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। इसमें 100% मार्क्स लेके आप ले सकते हैं। मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप इसमें 100% मार्क्स लेके अगर आप वीक स्टूडेंट हैं तो आसानी से पास हो सकते हैं क्योंकि आपने ये वाला क्वेश्चन और चंद एक यूनिट के शॉर्ट क्वेश्चन करके आप पास हो जाएंगे। आपको किसी किस्म के गेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो इसमें 100% मार्क्स लेके आप A ग्रेड हासिल कर सकते हैं। अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स तो हमेशा इस कोशिश में रहता है, इस अटैम्प्ट में रहता है कि वो 100% मार्क्स ले, तो पेपर में या ओवरऑल 100% मार्क्स लेने के लिए आपको हर पेपर के ये जो क्वेश्चन है MCQs वाला क्वेश्चन है, इसमें 100% मार्क्स लेने की ज़रूरत है और वो आप ले सकते हैं। आपने क्या करना है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अपनी बुक के एक्सरसाइज वाले MCQs आपने तैयार करने हैं। तैयार करके उनकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? आपके जो प्रीवियस बोर्ड के जो पेपर्स हैं, पास्ट पेपर हैं, उनको आपने कंसल्ट करना है, वहाँ से प्रैक्टिस करनी है। आपकी ऑब्जेक्टिव की तैयारी यानी MCQs की तैयारी आपकी हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। मैं आपको बताता हूँ। भाई आपने कभी भी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना। मैं क्या कह रहा हूँ, नेवर फॉलो द सीक्वेंस। और इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है 3 स्टेप्स के अंदर। 3 स्टेप्स बता रहा हूँ मैं। सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना, गिवन टाइम के अंदर अगर आपने इसको अटेम्प्ट करना है तो पहले गो थ्रू हो जाएं और 3 स्टेप्स के अंदर इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट स्टेप में वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं, जिसके बारे में आप श्योर हैं, जिसका आंसर आपको आता है, पहले वो आप हल कर लें। यानी जिसके बारे में सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, पहले वो करने। सेकंड स्टेप में आपने वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं जिसको सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सोचने की ज़रूरत। तीसरे नंबर पे वो करेंगे जो आपको आते ही नहीं हैं, और उसको कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे, या तुक्का लगाना है तो कैसे लगाएंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अब हम वो ट्रिक्स डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें इनको सॉल्व करना चाहिए। 3 तरीके हैं। एक है डायरेक्ट तरीका, और दूसरा है एलिमिनेटिंग फार्मूला या एक्सक्लूडिंग फार्मूला, और तीसरा है जो आप सोच रहे हैं, तीसरा कौन सा है, तुक्का टेक्निक। 3 तरीकों से आपने MCQs को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। पहला वो जो आपको डायरेक्ट आते हैं, लेकिन आपने हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को की स्टेटमेंट को रीड करने के बाद उसकी चारों ऑप्शन को गौर से पढ़ना है। चाहे आपको डायरेक्ट आता क्यों नहीं है, उसका आंसर डायरेक्ट भी आता हो तो चारों ऑप्शन आपने एक दफ़ा रीड लाजमी करनी है, फिर डायरेक्ट उसका जो आपको आता है उसको सॉल्व कर लें। फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट है, एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर क्लासिफाइड इनटू ब्लॉक्स। ऑप्शन A है 4, ऑप्शन B है 3, ऑप्शन 5 है C, ऑप्शन D है 6। फर्ज करें आप किसी भी सब्जेक्ट का आप पेपर देने वाले हैं। मैं ये एग्जांपल आपको सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूँ। पहली ऑप्शन 4, दूसरी 3, और C ऑप्शन जो है वो 5, D ऑप्शन जो है 6। आपको इसका डायरेक्ट फर्ज करें आंसर आता है तो आपने डायरेक्ट फर्ज करें 4 है इसकी ऑप्शन जो है डायरेक्ट, जो इसका जो आंसर है वो 4 है।
यानी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में क्लासीफाई किया। आपको डायरेक्ट आता है तो आपने डायरेक्ट आपको आता है, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसकी बबल शीट पे आप बबल फिल करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरी ट्रिक को, दैट इज एक्सक्लूडिंग और एलिमिनेटिंग फार्मूला। एक मैंने आपको बताया है डायरेक्ट आपको आंसर है उसको सॉल्व कर लें, और दूसरा मैं कह रहा हूँ एलिमिनेटिंग फार्मूला। वो सारे पॉसिबल जो रॉन्ग आंसर्स हैं उनको एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी जो बच जाएगा वो आपका आंसर होगा। फर्ज करें डायरेक्ट नहीं आता तो फिर एक्सक्लूड करते जाएं। मेरे पास एक स्टेटमेंट है, द हेड्राइड्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं। इसकी 4 ऑप्शंस हैं। समझाने के लिए आप जिस मर्जी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, जिस मर्जी क्लास के स्टूडेंट हैं, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको समझ आ जाएगी, आपने टेंशन नहीं लेनी। इसकी ऑप्शन ए है आयनिक, ऑप्शन बी है कोवलेंट, ऑप्शन सी है मेटेलिक, और 4th वन है इंटरस्टिशियल। मैंने क्या कहा, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं आता, फर्ज कर रहे हैं हम कहते हैं जी डी इसका नहीं है, आपको कन्फर्म है। इसके लिए जो ऑप्शन सी है ये भी ठीक नहीं है, आपको कन्फर्म है, इसको भी एक्सक्लूड कर दें, डिस्कार्ड कर दें। कोवलेंट भी ठीक नहीं है, इसको भी डिस्कार्ड कर दें। जो बाकी बच गई, कौन सी बच गई है, आयनिक। दिस इज द करेक्ट आंसर। तीसरा जो तरीका है, आप बताएं तीसरा तरीका क्या हो सकता है। तीसरा तरीका है जी हाँ, जो आप सोच रहे हैं वही है, तुक्का टेक्निक। तुक्का लगाना है। तुक्का लगाने के लिए भी कई तरीके हैं। पहले तो आपको सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, और उनको सॉल्व करने के 2 तरीके बता दिए, एक डायरेक्ट और एक एक्सक्लूडिंग फार्मूला। तीसरा जो तुक्का टेक्निक है उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके भी कई तरीके हैं। बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बाज़ दफ़ा ऐसे आते हैं जिनमें ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव दिया होता है, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज दिया होता है। तो मोस्ट जो प्रोबेबल है, 95% जो चांसेस हैं कि वो जो करेक्ट आंसर होता है वो यही होता है जिसमें ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज दिया हुआ है। यहाँ पे एक ऑप्शन दी हुई है, नीचे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। और हम कहाँ कहाँ तुक्का लगा सकते हैं। अगर ऐसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें लॉन्ग स्टेटमेंट दी हुई है, सबसे जो लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, 95% चांसेस हैं कि वो ठीक होगा। अमूमन यही होता है जो लॉन्ग स्टेटमेंट वाला होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक हो, हम तुक्का लगा रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल, रिसर्च बेस्ड मैं बात कर रहा हूँ, जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा वो कौन सा होगा, जो सबसे लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट है। और तुक्का लगाने की और क्या टेक्निक हो सकती है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस के अंदर जो है वैल्यूज़ वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें वैल्यूज़ दिए हुए हैं, डिजिट्स दिए हुए हैं, हिंसे दिए हुए हैं। जो सबसे हाईएस्ट और सबसे जो लोएस्ट वैल्यू है वो अमूमन जनरली बात कर रहा हूँ, वो करेक्ट आंसर नहीं होता। हो भी सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जनरल अमूमन या ज़्यादातर क्या होता है, वो करेक्ट नहीं होता। तो बाकी बच जाता है बी और सी। तो इसमें से कोई एक जो प्रोबेबल है, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वो बी हो सकता है। ए ज़्यादातर ए करेक्ट नहीं होता, डी भी ज़्यादातर करेक्ट नहीं होता, बाकी बी और सी बच गए। तो बी और सी में से बी के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन, ये वाला जो आंसर होता है ये ठीक होता है। ठीक हो गया जी। बाज़ दफ़ा कांस्टेंट वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, जैसे फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में कांस्टेंट वैल्यूज़ याद करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू, 4 ऑप्शन दी हुई हैं, उनमें से प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू, इनको रटा लगाना पड़ता है। तो ये रटा कैसे लगा सकते हैं, आपने एक पेज पे तमाम कांस्टेंट वैल्यूज़ लिखनी है, उसकी पिक बनानी है और उसको अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगाना है कम से कम 1 से 2 वीक्स। तो वो वाली जो वैल्यूज़ हैं जब आप बार बार देखेंगे तो वो आपको रट जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो इस तरह से अगर कांस्टेंट वैल्यू वाला क्वेश्चन आ जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको अटैम्प्ट करना आपके लिए आसान होगा। सबसे अहम बात, वीडियो का एंड करने लगे हैं, तो सबसे अहम बात यह है बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ख्याल होता है कि उनके कंसेप्ट्स अच्छे हैं
तो इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही इसको अटैम्प्ट कर लेंगे। अगर वो ऐसा सोचते हैं तो वो गलती पे हैं। भाई जब तक हर मल्टीपल क्वेश्चन जो आपकी नज़र से गुजर चुका है, जिसकी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, उसको अटैम्प्ट करना आसान है। उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना मुश्किल है जो आपकी नज़र से नहीं गुजरा या जिसकी आपने प्रैक्टिस नहीं की, चाहे आपके कंसेप्ट कितने ही अच्छे क्यों ना हों। दैट्स इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।